बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर अली ज़मीर ज़ेर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करनी है। और पहले मैंने एक वीडियो हेमरॉइड्स पे, पाइल्स पे यानी बवासीर पे एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई थी, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और सब दोस्तों ने बहुत पसंद किया। और उसके साथ साथ मुझसे व्हाट्सएप पे कुछ अहबाब ने यूट्यूब पे वीडियो देखकर अक्सर लोगों ने रब्ता किया और उनको जो मैंने हल बताया तो काफ़ी ज़्यादा मरीज़ उससे बेहतर हुए हैं। आज मेरा मौजू इंतहाई दिलचस्प है। आज मुझे एनल फिशर और हेमरॉइड्स पर गुफ्तगू करनी है, पाइल्स पर गुफ्तगू करनी है, यानी कि एनल फिशर या बवासीर में क्या फ़र्क है। बहुत से लोग इस उलझन में परेशान रहते हैं कि उनको ये पता नहीं चल पाता कि उनको एनल फिशर है कि हेमरॉइड्स हैं। आज इस उलझन को दूर करते हैं। आइए वीडियो को शुरू करें। वीडियो को मुकम्मल तक देखिएगा ताकि आपको इन दोनों का फ़र्क मालूम हो सके। दोस्तों, सबसे पहले बात एनल फिशर की करते हैं। एनल फिशर क्या होता है? तो एनल फिशर, जैसे कि नाम से जाहिर है कि पखाने वाली जगह जिसको एनस कहते हैं, इस हिस्से पर दरारें आ जाती हैं, ज़ख्म हो जाते हैं, जिससे खून निकल सकता है और इंतहाई तकलीफ़ देह बीमारी है। दोस्तों, ये आम तौर पर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की वजह से होता है। तो कब्ज़ रहने की वजह से पखाने का अगला हिस्सा सख्त हो जाता है। तो सख्त पखाने की वजह से जब ये पखाना निकलता है तो एनस पर यानी पखाने वाली जगह पर ज़्यादा ज़ोर लगने की वजह से, प्रेशर लगने की वजह से, ज़्यादा सख्त पखाने की वजह से दरारें आ जाती हैं, जिल्द फट जाती है, ज़ख्म हो जाते हैं। तो इसकी वजह से डेफिकेशन यानी पखाने के दौरान शदीद दर्द होती है, आंतों की हरकत से शदीद दर्द होती है और पखाने वाली जगह पर ख़ारिश होती है और शदीद किस्म की उलझन होती है। और जब पखाना करते हैं तो इसमें अमूमन खून आ सकता है। चूँकि जिल्द फटी हुई है, ज़ख्म ताज़ा होते हैं, तो जैसे ही पखाना करते हैं तो वो ज़ख्म के साथ पखाने का अगला सख्त हिस्सा रगड़ खाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर इंजरी हो जाती है, ज़ख्म हो जाता है और उससे दर्द होती है। दोस्तों, दूसरी तरफ हेमरॉइड्स हैं, पाइल्स है यानी बवासीर है। तो बवासीर क्या होती है कि हमारे पखाने वाली जगह पे जो खून की नालियां हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे हो रही है, जो खून की नालियां हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो गई है, उनमें सोजश हो गई है। तो एक पॉइंट समझें कि एनल फिशर में पखाना सख्त होने की वजह से ज़ख्म हो जाता था, लेकिन हेमरॉइड्स में, पाइल्स में खून की नालियों की सोजश हो गई है। वो नालियाँ जो पखाने वाली जगह पर खून की नालियाँ हैं वो सूज गई हैं, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो गई है, सोजश हो गई है, जिसकी वजह से वो अक्सर औकात दो तरह से सामने आती हैं। या तो वो नालियाँ फूल के पखाने वाली जगह से बाहर आ जाती हैं, जिसको एक्सटर्नल हेमरॉइड्स कहते हैं, या वो अंदर की तरफ रहती हैं, जिसको इंटरनल हेमरॉइड्स कहते हैं। और उर्फ़ आम में मरीज़ कहता है जी मुझे मोके निकल आए हैं। तो हेमरॉइड्स में खून की नालियों का प्रेशर होता है, खून की नालियों पे बोझ होता है, जिसकी वजह से वो अपना रास्ता बना के बल्ज हो जाती हैं, फूल जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं। तो या वो बाहर निकल आती हैं, एक्सटर्नल हेमरॉइड्स कर देते हैं, या वो अंदर ही रह के अंदर ही मौके बना देती है, जिसको इंटरनल हेमरॉइड्स कहते हैं। और दोस्तों, इसकी वजह कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है। दूसरी वजह हमल है। प्रेगनेंसी में चूँकि बच्चा माँ की बच्चेदानी में यानी यूट्रस में होता है, तो यूट्रस का प्रेशर ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ होता है, तो यूट्रस के प्रेशर की वजह से ये नालियाँ स्वेल कर जाती हैं। तीसरी वजह इसमें मोटापा है।
चौथी वजह इसमें ज़्यादा देर बैठे रहने से हेमराइड्स हो सकती है। जैसे डॉक्टर्स की जॉब्स हैं या बैंकर्स की जॉब्स हैं, यानी वो काम जिसमें इंसान सारा दिन तकरीबन 12-13 घंटे 14 घंटे मुसलसल बैठता है, उसमें हेमराइड्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसकी वजह से उन खून की नालियों पे तनाव आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से वो नालियाँ फूल जाती हैं, और अगर ज़्यादा प्रेशर आए तो वो नाली फट भी सकती है, जिसकी वजह से पखाने में ब्लीडिंग हो सकती है, खून आ सकता है। और उस दूसरी वजह ये कि कॉन्स्टिपेशन में चूँकि पखाने का अगला हिस्सा सख्त होता है, तो नालियाँ पहले ही फूली हुई हैं, उन्होंने आगे से रास्ता ब्लॉक किया होता है, और जब सख्त पखाना उन नालियों से गुज़रता है तो वहाँ पर इंजरी हो जाती है, वो नालियाँ फट जाती हैं, उसकी वजह से पखाने में खून आ सकता है। तो इसकी अलामात भी तकरीबन वैसी हैं कि पखाने वाली जगह पर ख़ारिश होती है और पखाने के दौरान शदीद दर्द होती है, और हेमराइड्स में अमूमन खून आता है। दोस्तों, अगरचे ये हेमराइड्स या एनल फिशर की अलामात तकरीबन एक जैसी होती हैं, लेकिन ये बीमारी की शिद्दत के लिहाज से ये अलामात बदलती रहती हैं। तो एनल फिशर में ये दरारें जिल्द की हद तक होती हैं, सिर्फ जिल्द फटती है, जबकि हेमराइड्स में यानी पाइल्स में यानी बवासीर में खून की नालियाँ फटती हैं, खून की नालियों की सोजश हो जाती है। तो दोस्तों, एनल फिशर का सबसे बेहतरीन इलाज है कि आप अपने तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाएं, ज़्यादा फाइबर वाला फूड इस्तेमाल करें, छिलका इसबगोल इस्तेमाल करें, और कोई भी ऑइंटमेंट जैसे वैज़लीन है या मुख्तलिफ़ क्रीम्स आती हैं जैसे ट्रोनोलिन क्रीम है, या कोई भी ऑयल है, या कोई भी जैसे वैज़लीन आम तौर पे हर जगह से इजीली अवेलेबल है, तो उसके इस्तेमाल से पखाने वाली जगह नरम हो जाती है, जिसकी वजह से एनल फिशर बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर ये टीयर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, यहाँ पर दरारें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो इनको सर्जिकली भी बंद किया जाता है। और दोस्तों, बवासीर के इलाज में भी आपको फाइबरस फूड ज़्यादा लेना चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, फास्ट फूड जंक फूड छोड़ दें, बाज़ार के खाने छोड़ दें, पानी साफ़ सुथरा और ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करें, और उसके अलावा वेस्कुलाइटिस की ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं, यानी वेसल्स की इन्फ्लेमेशन जो हुई है, जिसके अंदर आज के दौर में जैसे डेफ्लॉन टैबलेट है, वो बीडी यानी सुबह शाम वो टैबलेट कम से कम 1-2 हफ्ते इस्तेमाल करें, जिससे नालियों की सोजश कम हो। उसके अलावा मुख्तलिफ ऑइंटमेंट हैं जैसे ट्रोनोलिन क्रीम, जैसे मैंने पहले बताया, वो मिल जाती है, या वैज़लीन है, या कोई भी ऐसी चीज़ है, उसका इस्तेमाल पखाने वाली जगह को अच्छी तरह धो के टिश्यू से साफ़ करके कम से कम दिन में 2 दफ़ा लगाएं। और हेमराइड्स में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कम से कम दिन में 1 या 2 मरतबा किसी टब में गर्म पानी लेके उसमें 15 से 20 मिनट बैठें। लेकिन अगर ये फिर भी मौके ठीक नहीं होते तो फिर इसको सर्जिकली जो है ना वो रिमूव कर दिया जाता है, या उसके अलावा स्क्लेरोथेरेपी होती है, और उसके अलावा रबर बैंड लाइगेशन भी की जाती है। लेकिन दोस्तों, ऑपरेशन कराने का मकसद ये नहीं है कि दोबारा ये नहीं हो सकता। अगर आप अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीलियाँ नहीं लाते, अपनी खुराक में तब्दीलियाँ नहीं लाते, आपका रूटीन डेली वर्क बिल्कुल वैसे ही है जो जैसे पहले था, तो ये ऑपरेशन कराने के बाद भी एनल फिशर और हेमराइड्स दोबारा हो सकते हैं। ये बात जहन में रखिए। ये नहीं कि ऑपरेशन करा लिया तो आप आज़ाद हैं, बल्कि ऑपरेशन कराने के बाद आप ज़्यादा ख़तरे में हैं। ऑपरेशन कराने के बाद भी ये हो सकता है अगर आप अपने जो है खुराक का और अपने डेली रूटीन में तब्दीलियों का ख्याल नहीं रखते। तो दोस्तों, दोनों की तशख़ीस के लिए अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें, और ये लाजमी दिखाएं कि ये एनल फिशर है कि हेमराइड्स हैं, और जो एक पेशावर डॉक्टर है जो इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझता है, उससे ये ज़रूर मशवरा लिया करें। अब बात करते हैं खुराक में तब्दीलियों की। तो जैसे मैंने पहले बताया कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, दूसरा फाइबरस फूड लें, फाइबर्स वाली खुराक जैसे मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ आती हैं वो लें, और दूसरा अपने रोज़मर्रा में छिलका इसबगोल का इस्तेमाल शुरू करें। अक्सर दोस्त मुझे ये व्हाट्सएप पे कहते हैं जी मैं कोई गर्म चीज़ खाऊं या कोई गोश्त खाऊं तो मुझे जो है ना ये बवासीर ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, गोश्त का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। मसला ये है कि आपने गोश्त खाया और फिर पानी नहीं पिया और आप बैठे रहे, आपने कोई काम नहीं किया, फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं की, तो उसकी वजह से आपको कब्ज़ हो जाती है। तो कब्ज़ की वजह से हेमराइड्स होता है। तो इसका खुराक में
یہ گوشت کھانے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. اگر آپ گوشت کھا کے اپنا پراپر آپ ایک پلینٹی آف واٹر لے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, آپ کو قبض نہیں ہو رہی, تو گوشت کھانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وہ چاہے چھوٹا گوشت ہو, بڑا گوشت ہو, وہ مچھلی ہو یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی گوشت ہو, اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں. یہ ایک مت ہے, یہ ایک بات مشہور کر دی گئی ہے کہ گرم چیزیں کھانے سے بواسیر زیادہ ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. گرم چیزیں کھانے کے بعد اگر وہ ہضم ہو رہی ہیں تو ایک وہ اچھی نیوٹریشن ہے, وہ ایک اچھی ڈائٹ ہے. آپ اگر, اور میں آج تک نہیں سمجھا کہ آپ ان چیزوں کو گرم کیوں کہتے ہیں, یہ گوشت جی گرم چیز ہے یا کوئی یہ چیزیں گرم نہیں ہوتی. یہ ایک متھ بن گئی ہے کہ یہ چیزیں کھانے سے بواسیر زیادہ ہوتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. بواسیر کا تعلق آپ کی ڈیلی روٹین سے ہے, بواسیر کا تعلق آپ کی خوراک سے ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو ہضم کریں, آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی کریں, آپ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں, آپ فائبرس فوڈ انٹیک زیادہ کریں, آپ گوشت کے ساتھ سلاد مکس کر کے کھائیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ جو ایک بات کی جاتی ہے جی گرم چیزیں کھانے سے بواسیر ہوتی ہے, تو ایسا نہیں ہے. دوستو یاد رکھیے کہ یہ دونوں بیماریاں قابل علاج ہیں, یہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے ان میں. اور اگر آپ شرم کے مارے خاموش بیٹھے رہتے ہیں, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے بھی ایسی ویڈیوز بنانا, کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ویڈیو پہ نہیں کر پاتے, تھوڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن شرم محسوس نہ کریں, اپنے ڈاکٹر سے بالکل کلیئر کٹ بولیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اکثر مریض شرم کے مارے ساری زندگی اس تکلیف سے گزرتے رہتے ہیں. تو ایک بہترین طبی مشورہ لیں, میڈیکل اسپیشلسٹ سے یا کسی بھی سرجن سے یا کسی اچھے ڈاکٹر سے ضرور چیک اپ کروائیں, اور اس میں باقاعدہ طور پہ اپنا علاج کروائیں. یہ تکلیف سے گزرنا کوئی بہادری نہیں ہے, یہ تکلیف ختم ہو سکتی ہے. پھر مجھ سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کافی کے استعمال سے بواسیر زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں. تو میں پھر کہوں گا کافی ایک اچھی چیز ہے, کافی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ تو ساری خون کی نالیوں کے اندر جو بھی آپ نے خوراک لینی ہے وہ جانی ہے. اب اس کا تعلق اس چیز کو سمجھیں کہ ہیمرائڈز کا تعلق آپ کے ویسلز پہ تناؤ سے ہے. وہ جو پریشر پڑ رہا ہے ویسلز پہ, جو پخانے والی جگہ پہ جو خون کی نالیاں ان پہ جو پریشر پڑ رہا ہے, اس کا خوراک سے تعلق نہیں ہے, اس کا آپ کی ڈیلی روٹین سے تعلق ہے. آپ سارا دن بیٹھے رہیں گے, قبض ہو گئی ہے آپ, اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ جب تک قبض رہتی ہے مریض مسلسل کھانے کی طرف زور ہوتا ہے. تو جب تک آپ کو پخانا نہ آ جائے تو آپ اگلا کھانا مت کھائیں, خالی پیٹ رہیں. آگے جو ہے وہ آپ کو مریض کو قبض ہوئی ہوتی ہے, اوپر سے وہ پھر 2-3 وقت کا کھانا کھا لیتا ہے, وہ قبض میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے, اور پھر جتنا پریشر پڑتا جاتا ہے پخانے کا اگلا حصہ اتنا سخت ہو جاتا ہے, اور پھر پخانا کرتے ہوئے وہ تکلیف ہوتی ہے. تو یہ کھانے پینے میں فائبرس فوڈ ایڈ کریں اور اپنا پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. بہت سے دوستوں نے مجھ سے اس کے علاج کے بارے میں بات کی کہ اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے. تو ہیمرائڈز میں تو ہم اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز دیتے ہیں جو ویسکولائٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ مختلف جو ہے ہم جو لیکزیٹیوز ہیں جس کی وجہ سے قبض ختم ہوتی ہے وہ ادویات دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ آئنٹمنٹ ہے, جیسے ٹرونولین کریم ہے, وہ میں نے پہلے بتایا, وہ آئنمنٹ کا استعمال کریں. تو یہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے پریشان مت ہوں. اگر کسی کو بھی یہ مسئلہ ہے تو وہ اپنے قریبی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرے. دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. خوش رہیں, آباد رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیے, صحت مند رکھیے. خدا حافظ.